पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के अब प्रचार प्रसार भी समाप्त हो चुके हैं और प्रचार प्रसार की शोरगुल अब बिल्कुल शांत हो चुकी है। तो अब ऐसे में जानते हैं, जो जमीन पे घूम रहे हैं, जमीनी स्तर पे देख रहे हैं कि इस बार किसकी लहर चल रही है, तो कोसी और सीमांचल में किसकी लहर चल रही है, उसके ऊपर विस्तार में बातचीत करने के लिए, क्योंकि सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर लगातार कोसी सीमांचल में घूम कर आए हैं, वहां के लोगों से राय लिए हैं। तो अब जानते हैं कि कोसी सीमांचल में नीतीश कुमार की पकड़ कैसी है और किसकी लहर वहां चल रही है। तो सर, कोसी सीमांचल में क्या चल रहा है? देखिए, पहले तो ये जान लीजिए कि नीतीश कुमार का क्या प्रभाव है बिहार की राजनीति में। तो पिछले 2 दशकों में नीतीश कुमार एक कुर्मी नेता से एक ऐसे नेता बन गए हैं जिन्होंने अपने व्यक्तित्व के इर्द गिर्द जातियों का एक गठबंधन सफलतापूर्वक बुना है। मतलब हर जाति में उनके समर्थक आपको मिल जाएंगे। नीतीश कुमार केवल कुर्मी के नेता नहीं हैं, क्योंकि आप बिहार में देखेंगे जितने भी नेता हैं, लालू यादव यादवों के नेता हैं, तेजस्वी यादव उनके बाद वो भी यादवों के नेता हैं, चिराग पासवान दुसाध के नेता हैं, और जीतन राम मांझी मुसहर के नेता हैं, उपेंद्र कुशवाहा कुशवाहा के नेता हैं, सम्राट चौधरी कुशवाहा के नेता हैं। लेकिन नीतीश कुमार केवल कुर्मी के नेता नहीं हैं, बल्कि वो अति पिछड़ों के बड़े नेता हैं। अति पिछड़ों में कई जातियां हैं और उन सब जातियों के लोग नीतीश कुमार को अपना नेता मानते हैं। तो नीतीश कुमार का जो कद है वो केवल एक जातीय नेता का नहीं है, बल्कि एक ऐसे नेता का है जो राज्य को विकास के राह पर आगे बढ़ा चुका है, जिसने बिहार की अलग पहचान बनाई है। तो बिहार की राजनीति में जाति हमेशा एक अहम फैक्टर रही है, और यहाँ बड़ी जातियों के साथ साथ कुशवाहा, मल्लाह, माझी जैसी छोटी जातियाँ भी अपने अपने नेताओं के साथ राजनीतिक ताकत बन चुकी हैं। मतलब हर जाति का एक अपना बड़ा नेता है, ठीक है। लेकिन नीतीश कुमार इस पूरे जातीय समीकरण के बीच एक अलग पहचान बनाने में कामयाब रहे हैं, और इसलिए आज की तारीख में बिहार की राजनीति में वो एक बैलेंसिंग फैक्टर बने हुए हैं। पिछले 2 दशकों में नीतीश कुमार एक कुर्मी नेता से एक ऐसे नेता बने हैं जिनको हर जाति में समर्थन है। हर जाति के लोग उनको एक योग्य नेता मानते हैं, काबिल नेता मानते हैं, और अपनी राजनीति के अंतिम पड़ाव में भी नीतीश कुमार, उनका यह गठबंधन न केवल जिंदा है बल्कि उनके प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध दिखाई दे रहा है। मतलब जो उनके समर्थक थे आज भी उनके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। इसलिए ऐसे में राज्य में जहां आरजेडी के तेजस्वी यादव को मैंने बताया है कि यादवों के नेता हैं, मुसलमान का समर्थन उनको मिलता है बीजेपी के कारण, हाँ, चिराग पासवान दुसाधों के नेता हैं, माझी मुसहरों के नेता हैं, लेकिन नीतीश कुमार अति पिछड़ी जाति के बड़े नेता हैं। तो लालू जी भी पिछड़ों के नेता हैं, लेकिन पिछड़ों में किसके नेता हैं? यादवों के नेता। लेकिन नीतीश कुमार अति पिछड़ों में कुर्मी जाति से आते हैं, लेकिन वो कुर्मी के केवल नेता नहीं हैं। उनका लोको समीकरण तो चर्चा में रहा ही है और उनको आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाया है, लेकिन आज की तारीख में हर जाति में उनके समर्थक मिल जाएंगे। सर, लेकिन नीतीश कुमार ने पिछड़ों का भी वोट काफी बटोरा है। हाँ, कुर्मी, मैं पिछड़ों के सबसे बड़ा नेता मैं उनको बता रहा हूँ। कुर्मी की आबादी कितना है? 3% से कम है, और जबकि आरजेडी का आधार मुस्लिम यादव हैं और उनकी आबादी 31-32% है। फिर भी नीतीश कुमार 20 साल से सत्ता पर काबिज हैं। कैसे? इसलिए कि हर जाति में उनका समर्थन है, और खासतौर पर अति पिछड़ी जाति के वो बड़े नेता हैं। और मैं गया था सीमांचल, कोसी घूम कर आया हूँ, और कटिहार गया, पूर्णिया गया, किशनगंज गया, हर जगह मैं गया, और मुझे लगा कि नीतीश ने पिछले 2 दशकों में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहते हुए अपने लिए जो ठोस पिछड़ा वोट बैंक बटोरा है, वह आज भी उनके प्रति वफादार है। वो कहता है कि जब तक हम नीतीश कुमार जिंदा है तब तक उन्हीं को वोट देंगे, कुछ भी हो जाए। यहाँ तक कि नीतीश की स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी हैं लोगों की नज़र में, लेकिन नीतीश कुमार इतने एक्शन में हैं कि लोग भूल गए हैं, और वो कह रहे हैं कि तेजस्वी तो ज़्यादा एक्शन में नीतीश कुमार इस उम्र में है। तो नीतीश कुमार के प्रति कोई नेगेटिविटी नहीं दिख रही है, और जिस तरह से उन्होंने दनादन 17-18 बड़ी घोषणाएं की है चुनाव के पहले, उससे जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हो बिल्कुल जीरो होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सहानुभूति है, अब लग रहा है कि लोग फेयरवेल करना चाहते हैं नीतीश कुमार का, कि खूब शानदार वोट दे करके उनको मजबूती के साथ जिता करके और फेयरवेल दिया जाए। सर, लेकिन अभी ये एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी भी हैं, तो उनकी क्या भूमिका होगी?
नहीं ठीक है, वो तो अपनी जाति के नेता हैं ही, अपनी जाति का वोट ट्रांसफर कराते हैं, उसी की बदौलत तो उनकी राजनीति चल रही है। लेकिन नीतीश कुमार हैं कि अति पिछड़ों के बड़े नेता हैं, और अति पिछड़ों की आबादी बिहार में 36% है, तो फिर कैसे उनको कोई टक्कर दे सकता है। अब यादव मुस्लिम मिलाकर 32% होते हैं, जो तेजस्वी का वोट बैंक है, लेकिन नीतीश कुमार के पास एक 36% अति पिछड़ों का वोट है। बीजेपी और नीतीश कुमार के पास अति पिछड़ों का वोट है। और सबसे बड़ी बात है कि अति पिछड़ी जातियाँ ज़्यादा त्रस्त रहती हैं यादवों से, तो यादवों से वो दूरी बना कर रखती हैं, और वो चाहती नहीं कि यादव सत्ता में आए। तो अगर वो गोलबंद हो गई हैं, जागरूक हो गई हैं, और तेजस्वी यादव को सत्ता में आने देना नहीं चाहती है, तो मुश्किल है। तो तेजस्वी यादव एक सोची समझी रणनीति के तहत उसमें सिंधमारी की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा में भी 7 कुशवाहा उम्मीदवार उन्होंने दिया महागठबंधन से, विधानसभा में भी 35-36 से ज़्यादा कुशवाहा को मैदान में उतारा है। तो कोशिश तो कर रहे हैं सिंधमारी की, लेकिन किस हद तक कामयाब होंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। अब देखिए कई जगहों पर है, अब कई ऐसे सीटें हैं जैसे किशनगंज में बीजेपी जीती ही नहीं है। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो लगातार 4 बार चुनाव हारी हैं, 5वीं बार मैदान में है, और इस बार कोई बीजेपी का बड़ा नेता प्रचार करके ले नहीं गया, स्थानीय कार्यकर्ताओं के सहारे उनका प्रचार चल रहा है। लेकिन मुसलमान वहाँ कह रहे हैं कि इस बार तो बीजेपी को दे देना है, हाँ हमको बीजेपी से डरा कर और आप वोट नहीं ले सकते। तो हो सकता है कि स्वीटी के पक्ष में मुसलमान आ जाएं और खड़े हो जाएंगे तो जीत आसान हो जाएगी। बरबीघा सीट पर भी गया था मैं, वहाँ पर आपको पता है कि जेडीयू के जो विधायक हैं सुदर्शन कुमार, पार्टी से टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए हैं, और माना जा रहा है कि भूमिहार उम्मीदवार पवन पुष्पांजय जो उम्मीदवार हैं जेडीयू के, उसकी वोट बैंक में संधमारी करेंगे, जिससे कांग्रेस उम्मीदवार त्रिशूल सिंहधारी को जीत मिल सकती है। तो कई जगहों पर वोट का समीकरण गड़बड़ भी हो रहा है, और कई जगहों पर नीतीश कुमार की ताकत की वजह से एनडीए को जीत भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो कटिहार भी मैं गया था, कुर्सेला भी गया था, मधेपुरा भी गया था, पूर्णिया भी गया था। हर जगह जो है मुझे लग रहा है कि अति पिछड़ी जातियों में नीतीश कुमार का जलवा बरकरार है, और नीतीश कुमार को ही मजबूती देने के लिए वो गोलबंद है जातियाँ, अति पिछड़ी जातियाँ। सर लेकिन ऐसे में एक अहम सवाल उठता है कि नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा उनका जो वोटर्स है उनको साधने के लिए कई नए घोषणाएं भी की है। देखिए मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश ने अति पिछड़ी जातियों पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बहुत कुछ किया है। 2006 में उनके मंत्रिमंडल ने जिला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों में अति पिछड़ी जातियों के लिए 20% आरक्षण को मंजूरी दी, और 2010 में उन्होंने अति पिछड़ी जातियों के लिए एक नई एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम की घोषणा की, जिसके तहत जो योग्य सदस्य हैं उनको छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए की मदद दी गई। 2023 के बिहार में जो जातीय सर्वेक्षण के पीछे भी उनकी अहम भूमिका थी, उन्होंने ही कराया, और उस जनगणना से पता चला कि अति पिछड़ी जातियों की आबादी 36% है। तो उस 36% का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं नीतीश कुमार। अगली जातियों को कोई उनसे परहेज नहीं है, उनको पसंद आते हैं नीतीश कुमार, इसीलिए वो बैलेंसिंग फैक्टर बने हुए हैं। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के बारे में, सेहत के बारे में लाख सवाल उठाएं लोग, वो अभी मजबूत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर बागी खेल बिगाड़ रहे हैं। जैसे मैंने बोला बरबीघा में जेडीयू के विधायक ही निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर करके मुश्किल बढ़ा रहे हैं एनडीए की, और उसी तरह से बांका यहाँ से श्रेयसी सिंह जो बीजेपी की विधायिका हैं, आप जानती होंगी, बहुत जानी मानी हैं, दिवंगत केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी भी हैं, और बांका के एक कुलीन परिवार से ताल्लुक़ भी रखती हैं। तो वो चुनाव मैदान में है, लेकिन उनकी परेशानी भी वहाँ बढ़ी हुई है, क्योंकि वहाँ पर लगता है ना कि जमुई में मुसलमानों और यादवों का ही नहीं बल्कि दूसरी जातियों का वोट भी आरजेडी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि इस बार वो चुक जाए, आरजेडी बाजी मार ले। तो कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पर जातीय समीकरण बिगड़ा है, बागियों के चलते खेल खराब हुआ है, और हार हो सकती है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि विधानसभा चुनाव में जेडीयू सबसे ज़्यादा सीटें जीतेगा इस बार, बीजेपी से भी ज़्यादा, क्योंकि जाति से ऊपर उठ के महिलाएं भी नीतीश की कोर वोटर्स हैं।
बिल्कुल, महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी, मतलब इस बार तो वोटिंग परसेंटेज में 7% का बढ़ोतरी हुआ है और सब लोग हैरान हैं कि कैसे हो गया। तो कई कारण बता रहे हैं लोग अपने अपने हिसाब से कि SIR का कमाल है, तो कोई कह रहा है कि जो प्रवासी लोग हैं छठ और दिवाली में घर आए थे वो रुक गए हैं वोट के लिए, उनका प्रभाव है। लेकिन मेरा मानना है कि महिलाओं के लिए जो बड़े बड़े ऐलान किया है नीतीश कुमार ने, अब महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये चला गया रोजगार शुरू करने के लिए, महिलाओं के वृद्ध महिलाओं के पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई, 400 से 1100 रुपये कर दिया गया, उसका ग्राउंड लेवल पर बहुत इम्पैक्ट है। और जो 5 किलो अनाज मिल रहा है केंद्र सरकार से महिला गरीबों को, उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव है। तो महिलाएं तो कह रही हैं कि हम खाएंगे जिसका उसी का गाएंगे, तो नीतीश कुमार और मोदी का खा रहे हैं तो हम लालू जी के गाएंगे, वोट देंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत मजबूत अगर एनडीए दिखाई दे रहा है बिहार में, तो उसकी वजह, खास वजह है नीतीश कुमार और मोदी। अब स्थानीय कोई नेता बीजेपी का ऐसा नहीं है जिसके चेहरे पर वोट बटोरा जा सके। जेडीयू में भी नीतीश कुमार के अलावा कोई ऐसा नेता नहीं है जो वोट दिला सके एनडीए को। तो नीतीश कुमार ही आज भी एक बड़ा चेहरा है जिनके नाम पर वोट मिलता है। तो मुझे लगता है कि तमाम प्रेडिक्शन जो भी आ रहे हैं उसके बावजूद जो ग्राउंड लेवल पर मैंने देखा है प्रभाव, वो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार सबसे बड़ी पार्टी के नेता बनने जा रहे हैं, क्योंकि तीसरे नंबर की पार्टी उनकी बन गई थी जेडीयू। 43 विधायकों वाली पार्टी के नेता बन गए थे वो, फिर भी मुख्यमंत्री हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार 43 और 40 सीट लाकर वो मुख्यमंत्री नहीं बने रह पाएंगे, लेकिन इस बार वो ज़्यादा सीटें ला रहे हैं, 60, 70, 80 सीटें ला सकते हैं वो। इस बार उनके ऐलान रंग लाएंगे। हाँ बिल्कुल, और मुझे लगता है कि सरकार तो एनडीए की बन ही रही है, लेकिन नीतीश कुमार और मजबूती के साथ आएंगे। और जब जब नीतीश कुमार मजबूत रहे हैं तब उन्होंने अपने एजेंडा को आगे बढ़ाया है। और बीजेपी के साथ सरकार चलाते हुए भी कभी अपने सेकुलर क्रेडेंशियल के साथ समझौता नहीं किया है। तो मुसलमान नाराज नहीं है नीतीश कुमार से, हाँ वो चाहते हैं बीजेपी को हराना, इसलिए वो खुल करके नीतीश का साथ नहीं दे रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में तो किशनगंज के जब मुसलमान कह रहे हैं कि भाई हम बीजेपी को भी वोट दे देंगे, तब सोचिए क्या बदलाव है। विकास को चुनावी मुद्दा बता रहे हैं, कानून व्यवस्था को चुनावी मुद्दा बता रहे हैं, और एनडीए जिस तरह से नैरेटिव स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है जंगल राज वाला, उसका भी बहुत असर है ग्राउंड लेवल पर। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी ने बहुत प्लान करके अच्छा गठबंधन बनाया है। मुकेश सहनी को लाकर बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। मलाह वोट बैंक जो माना जाता है कि परंपरागत रूप से एनडीए का वोटर है, उसमें सेंधमारी की है, लेकिन 100% नहीं कर पाए। अभी भी 40%, 50% जो मलाह हैं वो एनडीए के साथ ही जा रहे हैं, लेकिन 50% जरूर जा रहे हैं महागठबंधन के साथ। लेकिन मुश्किल ये है कि दूसरी जातियों का वोट तेजस्वी के खाते में ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ठीक है, जहाँ उम्मीदवार दिए कुशवाहा, वहाँ कुशवाहा का वोट मिल जाएगा, जहाँ भूमिहार खड़ा किया वहाँ भूमिहार का कुछ वोट मिल जाएगा, लेकिन उसका पूरा इम्पैक्ट पूरे बिहार में वोट ट्रांसफर नहीं होगा। जैसे चिराग पासवान एनडीए में है तो पूरे बिहार में उनका वोट बैंक ट्रांसफर होता है, मांझी हैं तो उनका होता है, तभी तो नेता बने हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। हाँ, कुशवाहा मजबूत है, लोकल स्तर पर लोकप्रिय है और तेजस्वी ने उसको टिकट दे दिया है, तो उसको कुशवाहा वोट मिल सकता है। लेकिन इतना काफ़ी नहीं है सरकार बनाने के लिए। सरकार बनाने के जरूरी है कि हर जाति में आपका समर्थन हो, और ख़ासतौर पर दबंग जातियों में। तो यादव तो खुद दबंग जातियों में गिनती होती है यादवों की, लेकिन वो इतने दबंग हैं कि उनकी हुड़दंग से दूसरी जातियों को डर लगता है। अति पिछड़ी जातियाँ अनकंफर्टेबल, असहज महसूस करती हैं। अब जिस दिन अति पिछड़ी जातियों के लोग यादवों के साथ असहज महसूस करना बंद कर देंगे, लगेगा कि नहीं भाई ये भी मेरे दोस्त है, भाई है, इनसे मेरी सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है, तो कौन हराएगा तेजस्वी को। लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। तो मुझे लगता है कि इस दूसरे फेज के चुनाव में भी कोसी सीमांचल में एनडीए अच्छा करने जा रहा है, और महागठबंधन को वैसे भी जनसुराज और एमआईएम नुकसान पहुंचाना रहा। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब कोसी सीमांचल को लेकर और दूसरे चरण के चुनाव को लेकर, क्योंकि प्रचार प्रसार अब थम गई है, तो इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।